हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैपिटल गेन के बारे में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पीजीपीपी अभी पूरा नहीं हुआ तो मैं कैपिटल गेन पर आ चुका हूँ, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि पीजीपीपी अभी मैं क्लियर करूँगा। वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा उसको रुक जाओ। अभी कैपिटल गेन के ऊपर आइए पहले, क्योंकि जितना मैंने उसका करवा दिया दैट इज़ सो सफिशिएंट फॉर द रिवीजन पर्पस। कैसे करना है प्रैक्टिकल्स को वो हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि सिलेबस को थोड़ा-सा फास्ट करके कैपिटल गेन को समझा जाए। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तो कैपिटल गेन क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो पार्ट 1, पार्ट 2 में ही इसका डिस्कस होगा, थोड़ी-सी ज़्यादा थ्योरी है तो ध्यान रखिएगा कि अच्छे से समझ आए कि कैसे निकालना है, क्या-क्या चीज़ें हैं। बहुत, बहुत क्रिटिकली आपको इस चीज़ को समझना है इस चैप्टर में, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंटली आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिकल तो करना ही है भाई। चलो दोस्तों, करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लेने हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उस चैनल का जो लिंक है आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहली बात है कैपिटल गेन का सेक्शन क्या है। सेक्शन 45 से स्टार्ट हो जाता है भाई। सेक्शन 45 से लेकर 55 तक आपको ये सेक्शन पूरा मिलेगा, मतलब पूरा चैप्टर मिलेगा। अब 45 में लिखा गया है कि ये इस पूरे चैप्टर में हम किस किस चीज़ को लेकर आएंगे, यानी कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो पहले नंबर पर याद रखिएगा, कोई भी प्रॉफिट या गेन जो आपको कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हुए लगा है। अरे भाई, ये कैपिटल एसेट क्या है, कोई बात नहीं, बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। कैपिटल एसेट को बेचकर ट्रांसफर कर कर कोई भी चीज़ का मुनाफा यानी गेन या प्रॉफिट हुआ है आपको, वो इसमें डालना है। अब ये कैपिटल एसेट का क्वेश्चन मार्क रह गया, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा रुको बस। दूसरा आता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A। क्या कहता है, कोई भी पर्सन अगर कोई भी मनी रिसीव करता है किसी भी इंश्योरेंस से, मतलब अंडर एनी इंश्योरेंस फ्रॉम एनी इंश्योरर, किसी भी इंश्योरर से किसी भी इंश्योरेंस के केस में, फॉर द पर्पज ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, जो कैपिटल है, उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। मैं बात बता रहा हूँ कि सेक्शन हमने क्या पढ़ा, 45 सब सेक्शन 1, और उसका ए मतलब क्या है साथ में, कि उसी पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को क्लियर करके नीचे एक बार बता गया है कि अगर सपोज करो कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन डैमेज हो गई है, तो डैमेज के केस में भी आपको उसका मुनाफा कैपिटल गेन के अंदर ही डालना है। ठीक है, ये बात है बस, और कुछ नहीं। चलिए, 45 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि हमने स्टॉक इन ट्रेड के बारे में पढ़ा था पीजीबीपी के अंदर, ये तो मैंने बताया था उसमें भी, ये तो मैंने बताया था उसमें भी। तो सिंपल सी एंट्री याद रखनी है भाई, क्या जनरल एंट्री की बात नहीं कर रहा, सिंपल सा बात, जो कंसेप्ट है ना वो याद रखो कि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, मैंने मेरी कार, अपनी पर्सनल कार को अपने बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया भाई, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि ये दो दो कंसेप्ट हैं। अगर मैंने क्या कहा, अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बिजनेस के लिए किया है, यानी बिजनेस इनकम है, अगर मेरी कोई कैपिटल एसेट जिसको मैंने स्टॉक इन ट्रेड में बदला है, वो मेरा कैपिटल गेन है या बिजनेस इनकम है, दोनों में से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर वो मेरी कैपिटल गेन के अंदर आ गया तो समझो मैंने क्या करना है, जितनी फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जितनी मेरी वैल्यू बनती है उसमें से जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब जितने की मैंने वो चीज़ खरीदी थी और जितने की मैंने उसके ऊपर रिपेयर इम्प्रूवमेंट करी है, उसको बीच में से माइनस करके जो वैल्यू बनती होगी वो मैंने लिख लेनी है कैपिटल गेन के अंदर। लेकिन अगर वो मेरी है ही बिजनेस इनकम, तो मैं उसे ले जाऊंगा कहाँ पे, अपने पीजीबीपी के अंदर, और उसमें क्या करूंगा, सेल में से जो मेरी एफएमवी बनेगी उसको माइनस करके वहां पे लिख दूंगा। तो आपने ये ध्यान से समझ के चलना है, कौन सा कंसेप्ट इसमें आएगा, सम करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे एक ले ही लो, एग्जांपल ले लो, साथ में हमने लिखा ही होता है ज़्यादातर, कि अगर वही मैंने अभी बताया, जो अगर पर्सनल कार है, उसने क्या किया है, उसने परचेज, मतलब ही स्टार्टेड अ परचेज एंड सेल बिजनेस, उसने क्या किया, अपनी कार को, मतलब जो उसने बिजनेस शुरू किया था परचेज एंड सेल मोटर कार का, ठीक है, उसमें उसने अपनी कार को लगा दिया। क्या करा है उसने, अपनी पर्सनल कार को भी सेल कर दिया बीच में, और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। तो कार क्या है, एक पर्सनल एसेट है, उसकी पर्सनल एसेट है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सनली कोई चीज को अगर आप लगा रहे हो तो वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। ये याद रखना है, उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको। अब देखिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 क्या कहता है, कि अगर आपको कोई
कंपल्सरी एक्वाजिशन ले ली जाती है। कंपल्सरी एक्वाजिशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने उसको खुद मतलब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया उस चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ कंपेंसेशन मिल जाती है। तो कई बार तो वो कंपेंसेशन आपके लिए अच्छी होती है कि भाई हमने सोचा था मुझे 50,000 मिलेंगे, गवर्नमेंट ने 1 लाख दे दिया, हमें क्या चाहिए भाई, बल्ले बल्ले बादशाह बादशाह, है ना। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है भाई, कई बार तो वो कम दे देती है पैसे, तो हमें क्या करना है उस केस में, हम इनहांस कंपनसेशन भी ले सकते हैं। अरे भाई ये क्या होता है सर, ये होता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि हमें जितने पैसे मिले हैं वो कम है, आप अपील करिए, अपील वो जाएगी ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल आपको बताएगा भाई इसकी कितनी वैल्यू बनती है, और जो कोर्ट डिसाइड करेगा, इफ कोर्ट अवार्ड्स कंपेंसेशन हायर देन, अगर उसने कहा, कोर्ट ने कहा भाई जितनी कंपेंसेशन बनेगी, अगर ठीक है गवर्नमेंट ने कम दी है हम उससे ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा, देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ, जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा। अगर वो कम देती है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा जितनी कंपनसेशन है उससे ज़्यादा लोगे, कि ट्रिब्यूनल वाइज उठा के कम ले लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको इनहांस कंपनसेशन मिल जाती है, ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी कैपिटल गेन के अंदर डालना मत भूलना। ठीक है, अब क्लियर है इस चीज़ को, चलिए। और अगर उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है इस केस में वो नील रहेगी, याद रखने का, ठीक है। अब आ गया सर पॉइंट कैपिटल एसेट का। सर कैपिटल एसेट क्या था बताइए ज़रा। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ने डिफाइन करके बताया है कि दो चीज़ें, कोई भी किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी जो बिजनेस या प्रोफेशन से लिंक नहीं कर रही, या कोई सिक्योरिटी जो एफआईआई ने ली हुई है विच हैज़ इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी एज पर द सेबी रेगुलेशंस, कोई सिक्योरिटीज़ जो एफआईआई ने ली हुई है प्लस उससे आरबीआई की गाइडलाइंस या सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू चलाया जा रहा है, प्लस कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा है आपके पास, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन नहीं सर समझ में नहीं आया, नहीं मुझे भी नहीं आया, मज़ा नहीं आया ना। चलिए भाई क्लियर करो थोड़ा सा, कोई प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई भी समझ सकते हो ना, कोई भी चीज़ कोई भी ले लो भाई, कोई भी। कैपिटल एसेट मतलब लंबे समय वाली लैंड बिल्डिंग कुछ भी। लेकिन सर इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या नहीं, तो याद रखिएगा सर, इसमें स्टॉक इन ट्रेड जो कंज्यूमेबल स्टोर या रॉ मटेरियल जो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है वो नहीं आएगा। नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट भी नहीं आएंगे, बताता हूँ ये पॉइंट, रुकना ज़रा। फिर आएंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये भी नहीं डालना सर, अर्बन डाल सकते हो, वो आएगी बीच में। कोई गोल्ड बॉन्ड्स हैं और कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं सर, वो भी बीच में नहीं डालने। सर ने रोका था पर्सनल इफेक्ट के ऊपर, सर ऐसा क्यों, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट में सर हमने कुछ भी नहीं डालना सिवाय एक चीज़, पर्सनल इफेक्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्नीचर। अब फर्नीचर को जब बनाते हो भाई, चेयर मैंने बनाई है, चेयर के ऊपर मैंने कुछ मेटल्स लगा दिए उसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो भाई वो मेटल्स तो बहुत महंगे हैं ना जो उसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए मैंने लगाए हैं, तो भाई उसको कहते हैं कि हमने कहा कि उस चेयर के ऊपर नहीं लगेगा कुछ पैसा, मूवेबल गुड्स के ऊपर हमने कोई कैपिटल गेन नहीं लगाया, लेकिन उसके ऊपर जो प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं उसके ऊपर लगाना ज़रूरी है भाई, उससे कहते हैं पर्सनल इफेक्ट तो नहीं लगेगा। पर्सनल इफेक्ट के अलावा जैसे कि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स या कोई भी आर्ट वर्क अगर आपने उसके ऊपर करा है और वो महंगा काम है भाई, तो फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन मत लगाना भूलना। मैंने कहा मैंने चेयर मतलब मूवेबल गुड्स के ऊपर नहीं लगाना है कैपिटल गेन, पर उसके ऊपर जो काम किया है ये पांचों चीज़ों का, उसके ऊपर ज़रूर लगेगा। आई होप आपको ये समझ आ जाना चाहिए पॉइंट जो मैंने कहा है। एग्जाम्पल फर्नीचर वाली याद रख लेना। चलिए बाकी 5 चीज़ें नहीं आएंगी, सिवाय ये 5 चीज़ें ध्यान में रखकर चलना है कि ज्वेलरी भी आएगी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस भी आएंगे, ड्राइंग्स भी आएंगी, आर्ट वर्क भी आएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं सर, हमने कहा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगी पर अर्बन तो आएगी। सर एक मिनट, रूरल एग्रीकल्चर अर्बन एग्रीकल्चर में ना एक डिफरेंस भूल गए हम, क्या, बीच में कुछ एरिया आता है वो किसी का काम का नहीं होता, ना अर्बन होता है ना रूरल होता है, क्या करें उसका। अरे भाई उसका इनकम टैक्स ने बहुत अच्छा इफेक्ट बताया है कि भाई क्या करना है। अगर कोई ऐसी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड इन विच इज़ नॉट स्टेटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, आ गया ना वर्ड, जो किसी भी एरिया में नहीं आता, तो भाई उसको क्या करना है, उसको बता दिया कि अगर वो एरिया जहाँ पे अर्बन ख़त्म हो रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो रही है, जहाँ पे अर्बन एरिया ख़त्म हो रहा है, वहाँ के 2 किलोमीटर के अंदर आता है अगर वो एरिया, मतलब मेरी एक लैंड है वो
एरिया के बाहर है, मतलब अर्बन एरिया है उसके बाहर है और 2 किलोमीटर के अंदर-अंदर आ रही है, तो वहाँ पे अगर भई 10,000 से ज़्यादा जने रहते हुए, तो मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरी 6 किलोमीटर यानी 2 से लेकर 6 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ रखी हुई, जो अर्बन एरिया के बाहर है पर 2 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में है और वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है या 1 लाख तक है, तो वहाँ पे सही, वहाँ पे आपको तब क्या करना है, दैट्स इट, कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी 6 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक है, तो भाई 10 लाख पॉपुलेशन के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब पॉइंट यहाँ पे आता है सर, ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर वो एरिया आपका नहीं है, फिर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप 8 किलोमीटर के एरिया में आ रहे हो, तो फिर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए टैक्स पे करना पड़ सकता है कैपिटल गेन का। तो सर, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बता देता हूँ कि अगर आप 2 किलोमीटर में 11 लाख की पॉपुलेशन के साथ हो, तो सर क्या हमें टैक्स लगेगा? यस। क्यों लिखा है सर? क्योंकि 2 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने कहा है 11 लाख, और मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको। मैंने ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल एसेट किसको किसको मानना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है आपका। उन्होंने कहा 1 किलोमीटर 1.52 टू, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है कि 1 किलोमीटर में 9,000 लिखा है, 12,000 लिखा है? सर ऊपर जो पॉपुलेशन है वो बताई गई है नीचे, कि अगर मैंने 1 किलोमीटर का एग्जांपल ले लो, सपोज करो, ठीक है, 1 किलोमीटर का एग्जांपल ले लो, 9,000 की पॉपुलेशन है, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो 2 किलोमीटर तक के एरिया में आता है उसकी पॉपुलेशन 10,000 तक होनी चाहिए। अब 10,000 तक का मतलब क्या हुआ कि सर जी 10,000 से ज़्यादा, सॉरी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 10,000 से ज़्यादा का मतलब क्या था सर, कि 9,000 बीच में नहीं आता, 9,000 बीच में नहीं आता, 10,000 से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है सर। 10,000 से ज़्यादा तो है नहीं, 9,000 रह गई वो तो चीज़, इसलिए वो तो नहीं आने वाली। 1.5 ले लो सर, 1.5 भी 2 किलोमीटर के बीच में के एरिया में आता है, लेकिन सर 10,000 से ज़्यादा है तो सर 12,000 आता है, बिल्कुल ले लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे, यस ले लेंगे। ऐसे ही आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एग्जाम्पल दे दिए, पढ़ लेना भाई, कुछ नहीं है। नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह लो, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कह लो, मतलब दोनों का सेम ही निकलेगा। अब ये क्या है, ये दो टाइप्स हैं आपकी कैपिटल एसेट के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सर एक चीज़ याद रखनी है, क्या सर, सेक्शन 242A कहता है और 229A, दोनों के सेक्शंस हैं। जो शॉर्ट टर्म है ना कैपिटल एसेट, अगर आपने जब से वो चीज़ खरीदी है, मेरी बात समझ लेना, एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर द नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मैंने 2018 में कोई चीज़ खरीदी थी और 2019 में बेच दी, वो मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी उसके 36 मंथ सर पूरे नहीं हुए। जो चीज़ मेरे पास 36 मंथ से पहले पहले ख़त्म हो जाती है, यानी मैंने खरीदी और उसको मैंने 36 मंथ से पहले ही बेच दिया, तो सर उसके ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर, मतलब वो मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगी और मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। सर अगर मेरे 36 मंथ से ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे सर, वो मेरी लॉन्ग टर्म के एरिया में चली जाएगी। यानी अगर कोई कैपिटल एसेट जो मेरे पास 2015 में खरीदी थी, मैंने पिछले साल बेची है, यानी 2021 में बेची है, तो भाई 6 साल हो गए, 5 या 5.5 साल हो गए, तो क्या हुआ सर, 36 मंथ से ज़्यादा यानी 3 साल से ज़्यादा चले गए मेरे पास, तो इसका मतलब वो मेरी कैपिटल एसेट क्या गिनी जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो उसके ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। अब सर लेकिन जब एल की बात आती है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एल यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात आती है, तो कुछ केसेस का ध्यान में रखना है आपने। सर क्या, वैसे तो सारी चीज़ें 36 मंथ से ज़्यादा होंगी तभी ही लॉन्ग टर्म के अंदर आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले ही लॉन्ग टर्म में ले आते हैं, जैसे कि सर अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड एंड बिल्डिंग। अगर अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी गई, तो सर हमने 36 मंथ नहीं देखना, हमने सिर्फ 24 मंथ्स देखने हैं। अगर उसको रखे हुए हमारे पास 2 साल हो गए, उसके बाद हमने बेचा है या उसे ट्रांसफ़र किया है, तो सर फिर उसको लॉन्ग टर्म मान लेना है, चाहे उसके 36 मंथ पूरे ना हुए हों, क्योंकि हमने इस एरिया में सिर्फ 24 मंथ्स को देखना है।
इसके अलावा अगर सर हमारे पास कोई लिस्टेड शेयर्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स या यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, तो सर उसमें तो देखना ही 1 साल है। तो ध्यान रखिएगा सर, वैसे 36 मंथ से ज़्यादा वाला लॉन्ग टर्म कहलाएगा, लेकिन अगर हमारे पास अनलिस्टेड या लैंडेड बिल्डिंग है तो 2 साल, अदरवाइज लिस्टेड यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड है तो 1 साल, बाकी सारी चीज़ें 36 मंथ से ज़्यादा यानी 3 साल से ज़्यादा होंगी तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी, नहीं तो नहीं, फिर वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाएंगी। फिर आता है सर कैपिटल एसेट क्या होता है, मतलब ट्रांसफ़र, सॉरी उसका ट्रांसफ़र क्या होता है। हमने वर्ड पढ़ा ट्रांसफ़र 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 ट्रांसफ़र, सर होता क्या है। तो ट्रांसफ़र का मतलब है सर अगर मैंने किसी चीज़ को सेल करा, किसी एसेट को सेल करा, एक्सचेंज करा, वो मेरी ट्रांसफ़र है। कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो गई है तो वो मेरी ट्रांसफ़र के अंदर आ जाएगा। कोई कैपिटल एसेट को मैंने कन्वर्ट करा है स्टॉक इन ट्रेड में तो माना जाएगा सर। कोई कंपल्सरी एक्वाजिशन हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था गवर्नमेंट ने करी है तो भी वो ट्रांसफ़र है। सर कोई पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बीच में ट्रांसफ़र है। तो ये सारी चीज़ें सर क्या है, हमारे पास ट्रांसफ़र आती हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें जब थ्योरी का पूछा जाता है तो क्वेश्चन उससे उल्टा पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं है सर। अब नहीं वर्ड जब आता है ना तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। क्यों सर? क्योंकि जब नहीं में केस आते हैं ना तो बहुत ध्यान से समझने पड़ते हैं कि कोई भी कैपिटल एसेट जो हमने ट्रांसफ़र करी थी, लेकिन वो ट्रांसफ़र करी नहीं थी, हुई थी विद बिकॉज़ ऑफ HUF पार्टीशन। मतलब मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टीशन हुई थी, उसकी वजह से अगर मैंने कोई एसेट को, कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करा है या हो गई है, तो भाई वो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र का केस नहीं है। ठीक है? चलिए, अगर मुझे कोई कैपिटल एसेट मैंने किसी को गिफ्ट में दी है या किसी की अंडर अ विल है, तो ऑटोमैटिकली वो गिफ्ट या अंडर अ विल वाला केस बीच में नहीं आता होता, तो भी वो ट्रांसफ़र नहीं है। कोई कैपिटल एसेट मेरी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी ने अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र करी है, तो भाई एक ही कंपनी में जब एसेट्स का इधर उधर जाना होता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कहलाता है। ठीक है? होल्डिंग मतलब बिगर कंपनी, सब्सिडरी उसकी ब्रांच होती है, तो ब्रांच को ही सेल कर देना भाई, वो ट्रांसफ़र नहीं आता। ठीक है? फिर आता है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो आराम से। फिर देखिएगा कोई अमलगामेटेड कंपनी, अमलगामेटेड मतलब क्या है कि मैं ए कंपनी ने बी कंपनी को अमलगामेट कर लिया यानी एक्वायर कर लिया, या फिर दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली, कुछ भी केस ले लो। अगर किसी अमलगामेटिंग, जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को अमलगामेट करा है उस समय आपने कोई ट्रांसफ़र करी है, तो भाई वो भी केस बीच में नहीं आएगा। कोई डीमर्जर का केस है वो भी बीच में नहीं आएगा। अगर मैंने शेयर्स को ट्रांसफ़र करा है इन केस ऑफ डीमर्जर और अमलगामेशन, वो भी बात बीच में आ गई कि वो नहीं मानने। तो बात बहुत सिंपल सिंपल लिखी गई है सर, कोई मुश्किल नहीं है, बस नाम आपको याद रखने हैं, अमलगामेशन, डीमर्जर, एक्वाजिशन, ये सारी चीज़ें बीच में नहीं आने वाली। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम करा मैंने, वो भी बीच में नहीं आएगा। कोई मैंने गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटीज़ को क्या करी है, स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी है, तो भी बीच में नहीं आएगा। कोई कैपिटल एसेट मैंने कन्वर्ट करी है, मतलब शेयर्स को मैंने कन्वर्ट करा है डिबेंचर्स में, या सॉरी डिबेंचर्स को मैंने कन्वर्ट करा है शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, तो भी सर बीच में नहीं आएगा वो चीज़। अब इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो जल्दी से एक बार देख ही लीजिए कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो क्या आपको कुछ लगा, पता लगा। चलिए, तो मिस्टर ए ने गोल्ड खरीदा था 1970 में 25,000 का, और उसने पिछले साल 2022 और 23 में, इसी साल में क्या करा है, गिफ्ट दे दिया है अपने सन को एज अ मैरिज के टाइम पे, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, द गिफ्ट वाज मेड वॉज, मतलब उसकी जो गिफ्ट की वैल्यू थी वो क्या है, 1,00,000 रुपीज़। तो सर मैंने आंसर पहले लिखे ही हुए हैं नीचे, तो आपको सभी नज़र तो आ ही गए हैं, नो नो नो। ऐसा क्यों है सर, अब ये देख लीजिएगा कि ये कैपिटल एसेट बनी क्यों नहीं सर, या इसकी ट्रांसफ़र हमने क्यों नहीं करी सर। क्योंकि गोल्ड, पहली बात तो गोल्ड ट्रांसफ़र नहीं होता, और दूसरी चीज़ अगर ट्रांसफ़र गोल्ड मान भी लिया है तो भाई दूसरी चीज़ यहाँ पे गिफ्ट की बात हो गई है, तो मैंने नीचे मेंशन कर ही दिया कि सेक्शन 47 क्लोज 2 देखिएगा, जिसमें हमने किसी को कैपिटल एसेट गिफ्ट में दी है तो वो ट्रांसफ़र नहीं है। कोई हाउस प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के 1945 की 20,000 की थी, लेकिन फैमिली मेंबर की पार्टीशन की वजह से वो डिवाइड हो गई। तो अब पार्टीशन हो गई है,
तो सर पार्टीशन वर्ड हमने सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 में पढ़ लिया था, क्लोज 1 में पढ़ लिया था सर। तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया था कि पार्टीशन वर्ड बीच में नहीं आता, ट्रांसफ़र नहीं होती उस केस में। अगर मिस्टर बी ने 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को 40,000 के थे जो कन्वर्ट कर दिया 500 शेयर्स से 85 के रुपीज़ में, तो सर मुझे बताइएगा क्या ये ट्रांसफ़र है? तो मैंने अभी लास्ट पॉइंट क्लियर करा था कि जो शेयर डिबेंचर में कन्वर्ट होते हैं, डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, कुछ भी केस ले लो सर, वो चीज़ नहीं है ट्रांसफ़र, वो चीज़ नहीं है ट्रांसफ़र। तो अब मेरा यहाँ पे केस है जो वो ख़त्म तो नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने एक लास्ट चीज़ बतानी है आपको सर कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपने कैपिटल गेन को। यहाँ पे गेन कर लीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एसेट नहीं है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन आएगा वर्ड, मैं क्लियर कर दूंगा पीडीएफ में। अब करते हैं सर कैसे कैलकुलेशन होती है। तो एक फॉर्मेट बना के दे दिया मैंने, जिसमें लिखा गया है कि सर सबसे पहली हमारी जितनी सेल हुई होगी वो सबसे पहले लिख लेनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपको मिली है। उसमें से अगर आपका कोई ब्रोकरेज वगैरह या सेल वगैरह का खर्चा होगा, लेकिन एसटीटी को छोड़ के यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को छोड़ के ब्रोकरेज वगैरह या कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा उसके बीच में से माइनस करिएगा, फिर आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। सर अगर हमने नेट सेल कंसिडरेशन निकाल दी है तो उसमें से हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन जितने की वो चीज़ खरीदी थी और जितना उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट का खर्चा लगा, उन दोनों को बीच में से माइनस करिएगा। फिर आपके पास एच टी सी जी और एल टी सी जी यानी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यानी ध्यान से समझिएगा मेरा एक कंसेप्ट यहाँ पे कि अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन ऊपर लिखा होगा वर्ड वो नहीं करना, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म निकालना है तो फिर इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है सर नया वर्ड, बताता हूँ रुकिएगा। फिलहाल के लिए आपने निकाल दिया एस टी सी जी और एल टी सी जी दोनों को। अब दोनों में से सबसे पहली बात, अभी भी आंसर नहीं निकला क्योंकि हमने कुछ बीच में देनी होती हैं डिडक्शंस। तो सर उसमें से कुछ एग्जाम्पशंस 54 सेक्शन के अंदर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो वो बीच में लेनी है, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। सर वर्ड आया था इंडेक्सेशन, क्या था सर वो वर्ड, वो ये है कि इंडेक्सेशन निकालनी होती है जो लंबे समय की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती हैं, उनके ऊपर हमने क्या करना है, कुछ फॉर्मूला लगाकर उसका इंडेक्सेशन वैल्यू निकालनी होती है। यानी मैंने 2005 की कोई चीज़ खरीदी है भाई, उस समय उसकी वैल्यू क्या होगी, इस समय उसकी वैल्यू बढ़ी जाएगी, ऑब्वियस है। तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, उसकी सी आई आई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार उसकी वैल्यू को बदलते हैं। तो उसकी वैल्यू के अनुसार उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके हमने जो वैल्यू निकालते हैं उसे हम इंडेक्सेशन के नाम से डोनेट करते हैं, और उसे निकालने का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है सामने। तो उसके थ्रू हमने फॉर्मूले में जो वैल्यू डाली, जो आंसर आया, उसको बीच में माइनस करना होता है लॉन्ग टर्म निकालने के लिए। अब होगा आपको क्लियर। आई होप दोस्तों, मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट आपको अभी के लिए जितना क्लियर करना था उतना मैंने कर दिया। बाकी जब हम सम करेंगे तो भाई ये फॉर्मेट वैसे ही चुटकियों में आ जाएगा आपको, ठीक है। कैसे करनी है चीज़ें वो हो जाएंगी। आज के पार्ट 1 में वीडियो में दोस्तों आपको मैंने अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं कैपिटल गेन के। आई होप आपको ये कैपिटल गेन की थ्योरी का पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन जो थ्योरी का ट्रांसफ़र किसे नहीं कहते हैं भाई, ये करना मत भूलिएगा, हर बार आता है और बार बार आता है, तो कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आज की बस इस वीडियो में इतना ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।